हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी लोगों का। तो भाई आजकल तो खुशखबरियों का दौर चल रहा है, वैकेंसी पे वैकेंसी निकल रही है। तो अब बीटीएससी की ट्यूटर की भी वैकेंसी निकल चुकी है। स्टाफ नर्स की तो चलो निकलती ही है, नर्सिंग ऑफिसर की आप भरते ही रहते हो, लेकिन ट्यूटर की भी वैकेंसी निकली है। और भाई ट्यूटर का मतलब होता है टीचिंग फील्ड में आप कॉलेज में जॉब कर रहे हो। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें तो आपने देख ही ली होगी, कैसे क्या इसका जो है सीन है। बात करते हैं सिलेबस की कि भाई अब तैयारी अगर करने बैठोगे तो सिलेबस भी तो पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, मतलब मुझे पर्सनली मतलब स्टाफिंग से ज़्यादा टीचिंग बढ़िया लगती है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसकी तो तैयारी करनी ही चाहिए। और 2 एग्ज़ाम दो, सिलेक्शन हो ना हो सेकेंडरी थिंग है, एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, अपना पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं सिलेबस की। इसका जो सिलेबस है मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वो पूरा वही है जो आपने अपनी नर्सिंग में पढ़ा है, जो आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है, एज इट इज़ पूरा सिलेबस वैसा के वैसा ही है। तो जो लोग ऐसे हैं कि भाई अभी उन्होंने बीएससी नर्सिंग करी है, अगर इसका एलिजिबिलिटी ऐसा है कि बीएससी नर्सिंग के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब तो भाई वो अपना बंदा आराम से ये एग्ज़ाम दे सकता है जिसने अभी अभी बीएससी करी है ना। बाकी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका देख ही लिया होगा। तो भाई जो इसका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं नर्सिंग फाउंडेशन की, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, तो जैसा कि मैंने बताया है कि बिल्कुल वही सिलेबस है जो आपने अपनी बीएससी नर्सिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या है भाई, एडमिशन एंड डिस्चार्ज। अगर आपको याद हो, एक यूनिट होती थी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, जब आपने सिस्टर नैन्सी पढ़ी होगी तो उसके अंदर एक यूनिट थी एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो भाई वो है, ठीक है, पूरी यूनिट है एडमिशन एंड डिस्चार्ज वाली। एडमिशन कैसे होगा हॉस्पिटल में, यूनिट का प्रिपरेशन करना है, एडमिशन बेड, एडमिशन का प्रोसीजर, जो भी स्पेशल कंसिडरेशन है, मेडिको लीगल इश्यूज, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, जो भी आपने लामा डामा अब तक पढ़े हैं, एब्सकॉन्ड है, रेफरल है, ट्रांसफ़र है, वो सारी चीज़ें हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग, डिस्चार्ज प्रोसीजर, मेडिको लीगल इश्यूज जो भी होते हैं डिस्चार्ज में। ठीक है, उसके बाद केयर ऑफ द यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। तो प्रॉपर पूरी वही यूनिट है जो आपने पढ़ी है। तो सबसे पहली यूनिट आपकी जो नर्सिंग फाउंडेशन की है वो है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। उसके बाद आता है भाई कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये यूनिट भी आपको याद होगी, आईपीआर पढ़ते थे ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो भाई कम्युनिकेशन एंड नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में, कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, सेंडर मैसेज रिसीवर कुछ याद हो अगर आपको, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल नर्सिंग रिलेशनशिप, एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, पेशेंट टीचिंग, इम्पोर्टेंस, पर्पस, प्रोसेस, रोल ऑफ नर्स। उसके बाद 3rd यूनिट आपकी आती है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। डॉक्यूमेंटेशन तो भाई इसमें आपका वही रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग के बारे में, ठीक है, रिकॉर्ड्स के कितने टाइप है वो सारी चीज़ें हैं, कैसे आप रिकॉर्ड्स बनाओगे, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, गाइडलाइन क्या क्या रहेंगी रिपोर्टिंग की, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। उसके बाद चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ट्रांसफ़र रिपोर्ट, जितनी भी टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, यानी रिकॉर्ड्स भी है और रिपोर्ट्स भी है, दोनों है इसके अंदर, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स दोनों हैं। उसके बाद आता है भाई आपका वाइटल साइंस, जिसमें आपको बॉडी के टेम्परेचर के बारे में, पल्स के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है। वाइटल्स में हम इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। इसमें आप नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों ही पढ़ने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, बॉडी टेम्परेचर कैसे कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आती है भाई आपकी केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड लिनन। इसमें आपका इन्वेंट्री का आ जाएगा सारा, ठीक है, और भाई आपका जैसे ये स्टेनलेस स्टील आर्टिकल है, ग्लासवेयर्स है, हॉस्पिटल फर्नीचर है, शार्प इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी, तो किस तरीके से आपको इक्विपमेंट्स की केयर करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। फिर आता है केयर इन स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन में जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है, फ्लूइड इम्बैलेंस वाला पेशेंट है, डिज्निया वाला पेशेंट है, फिजिकली हैंडीकैप है, पेरिनियल केयर करनी है, टर्मिनली इल पेशेंट की जिसको यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, इन केसेस में क्या क्या करना है, ये आपका एक अलग से यूनिट है। उसके बाद भाई इन्फेक्शन कंट्रोल की यूनिट है, ठीक है, जिसके अंदर आपका इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग हो गई, डिसइंफेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपकी बैरियर नर्सिंग आ जाती है, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी यानी जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपकी पीपीई किट के बारे में आपको डोनिंग डॉफिंग दोनों पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW, कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, इसकी जो भी कैटेगरीज़ है, जो कलर कोडिंग्स होती है, इसमें अपना जो भी सेग्रीगेशन है हॉस्पिटल वेस्ट का किस हिसाब से करेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का पर्पस यानी कि बेसिकली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जितने भी आपके पेरेंटल रूट्स हैं, ओरल रूट्स हैं, सभी चीज़ों के बारे में जिसमें आप पढ़ते हो, ठीक है। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन हो गया, सेफ्टी इन एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एक्शंस, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ड्रग्स के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज जो भी आप यूज़ करते हो, एब्रीवेशन, प्रेस्क्रिप्शन में जो आप एब्रीवेशन यूज़ करते हो ना, BD, OD, TDS, HS, तो ये जो एब्रीवेशंस आप यूज़ करते हो इसको भी पढ़ना है। फिर आता है भाई आपका फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में आपने क्या क्या करना है। अब वो इमरजेंसी सिचुएशन कौन कौन सी है, आग लग गई भाई, फायर, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, फेमिन्स, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, ड्राउनिंग, हेमरेज, इंसेक्ट बाइट, फॉरेन बॉडीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड, बैंडेजिंग, स्प्लिंटिंग, इमीडिएट एंड लेटर रोल ऑफ नर्स, ठीक है। उसके बाद डाइंग पेशेंट जो होता है उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम, डाइंग पेशेंट की भी एक यूनिट थी अगर आपको याद हो, तो डाइंग पेशेंट जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, नीड्स क्या होती है डाइंग पेशेंट की, कैसे आप उसकी केयर करोगे, डेड बॉडीज की पैकेजिंग भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हॉस्पिटलाइज पेशेंट की नीड को कैसे मेंटेन करना है, उसमें पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की हाइजीन, पेशेंट का कंफर्ट, पेशेंट की एलिमिनेशन नीड, उसकी न्यूट्रिशनल नीड भाई, और एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, मतलब प्रॉपर वही है जो आपने पढ़ा है, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है भाई, बहुत मेहनत लगने वाली है और मेहनत के साथ में समय भी काफ़ी लगने वाला है, इसलिए एज सून एज पॉसिबल अपनी तैयारी शुरू कर देना। फिर बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, सेम वही है ये भी। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इसमें भाई आपकी पैथोफिजियोलॉजी तो खैर मेडिकल सर्जिकल में है ही, उसके पैथोफिजियोलॉजी और फार्मा इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बीमारी आप पढ़ोगे उसकी आपकी पैथो भी पढ़नी है आपको और आपको उसकी फार्मा भी पढ़नी है। जैसे मान लो एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ रहे हो तो उसकी पैथो पूरी पढ़नी है, कैसे हो रहा है वो, और आप उसमें कौन सी दवाइयाँ देने वाले हो, तो फार्मा भी पढ़नी है, ठीक है। तो मतलब जो भी डिजीज़ पढ़ोगे उसकी पैथो और उसकी फार्मा दोनों पढ़नी है। फार्मा मतलब आप कौन सी ड्रग्स दोगे। तो सबसे पहले तो भाई आपके यहाँ मेडिकल सर्जिकल सेटिंग के अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स है, ठीक है। फिर प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, ठीक है। प्री मतलब ऑपरेशन से पहले, इंट्रा मतलब ड्यूरिंग, पोस्ट मतलब बाद में। उसके बाद एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आपके सारे सिस्टम्स आ जाते हैं। सारे सिस्टम्स के बारे में आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, अबाउट द डेफिनेशंस, अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सारी चीज़ें पढ़नी है सभी सिस्टम के बारे में। तो सारे सिस्टम है भाई आपके, सबसे पहले रेस्पिरेटरी है, फिर कार्डियोवास्कुलर, सब कुछ पढ़ना है, ETO, क्लिनिकल, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ठीक है। डाइट क्या क्या देंगे, सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी। फिर आ गया आपका कार्डियोवास्कुलर, फिर वस्कुलर डिजीज जैसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वगैरह। ब्लड डिसऑर्डर्स आते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑपरेशन थिएटर। तो ये हो गई आपकी इंटेंसिव केयर नर्सिंग। और आपका ENT, डिसऑर्डर ऑफ आई, डिसऑर्डर ऑफ ईयर। फिर आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ भी आएगी सारी इसके अंदर, ठीक है। कम्युनिकेबल मतलब फैलने वाली बीमारियाँ, तो जैसे मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, माम्स, से सारी फैलने वाली बीमारियाँ। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको होती है उनका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी वो बीमारियाँ जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, जैसे HIV एड्स। तो HIV एड्स की अलग से यूनिट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑन्कोलॉजिकल, कैंसर ऑन्कोलॉजी की कंडीशंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, तो आपको ऑन्को वाली यूनिट भी पूरी अच्छे तरीके से पढ़नी है। और फिर आपका लास्ट में आता है डिज़ास्टर, अर्थक्वेक वगैरह हो जाते हैं, है ना, कौन कौन से जो भी ह्यूमन मैन मेड डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो बेसिकली इसमें आपको सारे सिस्टम्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है। उसके अलावा OT के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा प्री, इंट्रा एंड पोस्ट केयर के बारे में पढ़ना है, डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ना है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में भी पढ़ना है। सिस्टम तो सारे हैं ही, और उसके अलावा HIV एड्स के बारे में पढ़ना है। फिर आता है भाई आपका गायनी में आपको एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रीनेटल केयर क्या क्या देते हैं उसके बारे में पढ़ना है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन के बारे में भी पढ़ोगे, है ना। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो पढ़ोगे। नॉर्मल लेबर के बारे में भी पढ़ोगे, एबनॉर्मल के बारे में भी, दोनों ही लेबर के बारे में पढ़ना होता है।
नॉर्मल लेबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी स्टेजेस के बारे में पढ़ोगे। ये देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फिर आपकी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मदर ड्यूरिंग परपूरियम। परपूरियम का मतलब डिलीवरी होने के बाद वाली स्टेज। तो परपूरियम के टाइम पे किस तरीके से नर्सिंग मैनेजमेंट करना है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एपिसोड में वगैरह के बारे में भी पढ़ोगे। प्रेगनेंसी की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके बारे में भी पढ़ोगे कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया, हाइड्रोमनियाज कुछ भी हो सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको, IUGR हो सकता है बच्चे को। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के बारे में भी पढ़ोगे। लेबर में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मतलब जिस टाइम लेबर चल रहा है, बच्चा डिलीवर होने वाला है, तो कई बार पोजीशन जो है बच्चे की माल प्रेजेंटेशन हो जाती है, माल पोजीशन हो जाती है, वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। परपूरियम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो सारी चीज़ें भी पढ़ोगे। ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ोगे कि भाई मैनुअली हमें प्लासेंटा को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP के बारे में पढ़ोगे। फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के बारे में भी पढ़ोगे। उसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी सारी डिजीज़ कंडीशन और उसके सारे डिसऑर्डर भी पढ़ने हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका इसमें आ गया है। फिर आता है भाई आपका अगला सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर भाई आपका सबसे पहले तो आप हेल्दी चाइल्ड के बारे में पढ़ोगे, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेल्दी चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, प्ले जो होते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है। उसके अलावा फिर आता है केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें आपके कंगारू मदर केयर भी आती है। न्यूनेटल के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, न्यूनेटल सीजर्स, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कॉन्जेनाइटल एनोमैलीज जो होती हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ोगे। और बच्चों में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लास्ट में फिर आपके पास आएगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में फिर आपका आ जाता है रोल ऑफ नर्स क्या क्या रहेगा, यानी सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के रोल ऑफ नर्स क्या रहेंगे वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर वो भी पढ़नी है। जितनी भी ड्रग्स होती हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर वो भी पढ़नी है। आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है वो भी पढ़ना है। तो मेंटल हेल्थ का भी आपका सारा ही सिलेबस है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी जो आपने अपना नर्सिंग में पढ़ा है ना सिलेबस, वो कंप्लीट सिलेबस है ट्यूटर के लिए भी। तो एज इट इज़ पूरा अपना, बेशक तो BSc वाली किताबें उठा लो वापस, वो पढ़ लो, है ना, क्योंकि सिलेबस पूरा वही है जो आपने अपना BSc के टाइम पे पढ़ा था, वही सिलेबस है। तो भाई तैयारी शुरू कर दो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, बहुत अच्छी वैकेंसी है और ट्यूटर की वैकेंसी बहुत ही कम और कई कई सालों में निकलती है। मतलब मैंने अब देखिए बहुत टाइम बाद ट्यूटर की वैकेंसी निकली है, तो बहुत समय बाद निकलती है और बहुत अच्छी जॉब है। तो इसीलिए किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, फॉर्म भरो, एग्ज़ाम की तैयारी करो। नर्सिंग का ही सिलेबस है, अच्छे से अपनी तैयारी करो, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो भैया देख लो, आपकी वैकेंसी निकली और हमने बैच लॉन्च कर दिया इसका। ट्यूटर के लिए हमने अलग से बैच लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर जो आपका सिलेबस मैंने आपको दिखाया है यही सिलेबस हम आपको करवाने वाले हैं। जो मैंने आपको दिखाया है भाई कंप्लीट सिलेबस हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। तो करना क्या है भैया आपको, अगर आपको बैच चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले तो गूगल पे लिख देना अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज में जाना, इधर नर्सिंग में जाना। जैसे ही आप नर्सिंग पे क्लिक करेंगे ये सारे नर्सिंग के बैचेस आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी बैच में आपको इनरोल करना होता है आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। तो ये भाई आपके यहाँ पे सारे बैचेस हैं। ये देखो बिहार BTSC नर्सिंग ट्यूटर, यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा बिहार BTSC नर्सिंग ट्यूटर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये भाई बिहार का BTSC नर्सिंग ट्यूटर बैच है, ये लॉन्च हो रखा है। आप इस पर क्लिक करो। अभी इस पर 75% ऑफ शो हो रहा है आपको, ठीक है। 2499 का बैच है। इसको बाय नाउ करना। जब आप इसको बाय नाउ करोगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड लगा देना YT05 और इसको अप्लाई कर देना YT05। तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। 2299 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर 9958776247 पे भी कॉल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।